हेलो एंड वेलकम टू केशव सॉल्यूशन। केशव सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं फिजिक्स का टॉपिक स्थिर विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत की पूरी जितनी भी कहानी है मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से समझाऊंगा। और इस वीडियो में आपको क्या करना, पेशेंस रखना, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना। और एक और बात, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं स्थिर विद्युत का चैप्टर। स्थिर विद्युत आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले स्थिर विद्युत को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्थिर विद्युत आखिर होता क्या है। स्थिर विद्युत का मतलब है, विद्युत का मतलब तो जानते हो आप, करंट। जो एक तार रहता है उसमें अपन क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत का मतलब आ रहा है समझ में, करंट। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और स्थिर का मतलब कि जैसे आप तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो तार में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, विद्युत को हमें स्थिर करना। तो स्थिर विद्युत का उदाहरण मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि विद्युत आखिरकार होता क्या है और कैसे ये उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत को उत्पन्न करने के लिए हमें पहले आवेश को समझना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है। दोस्तों, आवेश जब उत्पन्न होता है जब अपन एक सरफेस को, मतलब एक सतह को जब दूसरी सतह के ऊपर, एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर आपस में इनका घर्षण करवाते हैं, तब जाके अपना आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि जब एक सतह दूसरी सतह के ऊपर घर्षण होगा तो दोनों सतहों के जो इलेक्ट्रॉन, जो दोनों सतह के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या होंगे, आवेश उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो आवेश इस प्रकार से उत्पन्न होगा। कई घटनाएं आपने देखी होंगी, आपके आसपास घटित होती है। जैसे एक फर्श की, जैसे कंघा देख लो, कंघे को आप जब बाल में लगाते हो तो क्या हो जाता है, वो कभी कभी बाल दूर जाते हैं और कभी कभी उससे आकर्षित होते हैं। तो ये क्या है, उसमें क्या हो गया, चार्ज मतलब आवेश उत्पन्न हो गया, तभी जाके वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बेटा मैंने बात की आपसे आवेश की। तो आवेश बेटा मैंने बताया था, आवेश क्या होता है, आवेश का मतलब है जब एक सतह से को दूसरी सतह के ऊपर घर्षण किया जाता है तब आवेश उत्पन्न होता है। इसका जो इसकी खोज की थी सबसे पहले इसकी खोज कूलाम ने की थी। इसलिए इसका जो एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से भी कभी कभी इसको प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश समझ में आया आपको। अब मैं बात करूंगा, दो आवेश होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। कौन से आवेश, एक धनात्मक आवेश, एक होता बेटा धनात्मक आवेश जिसको अपन प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं या फिर प्लस कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं धनात्मक आवेश को। और एक होता है ऋणात्मक आवेश। एक क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ऋणात्मक आवेश, इसको अपन करते हैं माइनस क्यू से या फिर माइनस कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका अगर अपन बीमीय सूत्र की बात करें, 11th की जो 11वीं की फिजिक्स है, आपने बीमीय सूत्र अच्छे से पढ़े होंगे, तो अब तो मैं दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर टी ए। इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M0 L0 TA। तो ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा आपको कि आवेश के, अभी अपन ने बात की कि आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश क्या होता है और आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बेटा एक आवेश
और दूसरा आवेश, जब दो आवेश आपस में, जब मैं एक कंघे को अपने बाल की तरफ लाता हूं तो कभी कभी बाल आकर्षित होता है तो और कभी कभी प्रतिकर्षित होता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि एक सतह पर कंघे की पर धनात्मक आवेश और बाल की सरफेस पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है सतह पर। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पे कि एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित करता है और कभी कभी दूसरे आवेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो अपन देखेंगे अब कि किस प्रकार से आवेश का आकर्षण होता है और किस प्रकार से आवेश का प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये चीज। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम पहले ही लेक्चर में अपन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये आपके 12वीं के क्लास में ये पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आईएमपी प्रश्न है। इस पर आप आईएमपी मार्क कर लेना। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कूलाम का नियम आखिरकार होता क्या है। कूलाम का नियम मैंने अभी आपको बताया था कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब आवेश, जब एक आवेश एक जगह रखा है और दूसरा आवेश उस जगह रखा है, एक पर है धनात्मक आवेश और दूसरा है ऋणात्मक आवेश, तो दोनों आकर्षित करेंगे। फिर क्या करेंगे? अगर दोनों सजातीय आवेश हुए तो भी क्या करेंगे? आकर्षित, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम ने सबसे पहले ये नियम दिया था, दो आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण में कौन सा बल लगता है। ठीक है, बल लगेगा तभी तो आकर्षित करेंगे और बल लगेगा तभी प्रतिकर्षित करेंगे। तो कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में दो या दो से अधिक एक आवेश हो या एक से अधिक दो आवेश से अधिक आवेश हो, तो दो या दो से अधिक आवेश, दो या दो से अधिक आवेश, यहाँ पे लिखेंगे सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय या विजातीय। ठीक है, सजातीय होंगे या फिर विजातीय होंगे। तो दो या दो से अधिक आवेशों, दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य लगने वाला, दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों, दो या दो से अधिक स्थिर आवेश, यहाँ पे आप लिखोगे स्थिर आवेश, स्थिर आवेश होगा तभी, दो या दो से अधिक स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों, उन दोनों आवेशों के परिमाण, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। तो कूलाम का नियम क्या कहता है दोस्तों कि जब एक आवेश कहाँ पे रखा है, जब मैं इसकी व्युत्पत्ति की बात करूंगा तब अपन बात करेंगे इसके डेरिवेशन की। ठीक है, तो मैंने मान लिया व्युत्पत्ति में एक आवेश Q1 यहाँ पे रखा है, एक आवेश Q1 क्या रखा है यहाँ, और दूसरा आवेश Q2 कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। ठीक है, एक आवेश यहाँ रखा है, दूसरा आवेश यहाँ रखा है। अब मुझे पता नहीं है इस पर कौन सा आवेश है, ये कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी मुझे पता है कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है R, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई।
तो अब इनके बीच में लगने वाला बल क्या होता है, दो या दो से अधिक स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। तो परिमाण यही है Q1 और Q2, यही तो इसके परिमाण होगा। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा, Q1 और Q2, इन दोनों के परिमाण, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। ये समानुपाती हो गया, ये पहला समीकरण। तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक अपॉन में, मतलब बटा में होगा, व्युत्क्रमानुपाती इसे ही बोलते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेटा अपन कूलॉम का नियम। अब अपन व्युत्पत्ति करते हैं। तो ये दो समीकरण बन गए। अब देखते हैं आगे इसका और क्या डेरिवेशन होने वाला है। अभी आपने कूलॉम के नियम की परिभाषा देखी थी, अब अपन इसका उत्पत्ति मतलब डेरिवेशन करते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अब अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मतलब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसका डेरिवेशन। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, ये रहा समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर क्या जाएगा, F और F क्या हो जाएगा, समानुपाती Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता, ये क्या होता है K एक नियतांक है, यहाँ पे क्या है, K एक नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, K बराबर से क्या आ जाएगा, K बराबर से इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, जब K का मान अपन निकालेंगे तो R का मल्टीप्लाई इधर और Q1 Q2 बटा में पहुंच जाएगा। F का मान बल है तो न्यूटन, और R स्क्वायर मतलब मीटर का दूरी का वर्ग है तो मीटर स्क्वायर, और ये दोनों चार्जों का मल्टीप्लाई मतलब C स्क्वायर कूलॉम का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अपन ने नियतांक का मात्रक देखा, ये तो मात्रक हो गया। अब अपन देखेंगे इसका बीमीय सूत्र। तो इसका बीमीय सूत्र क्या जाएगा, बीमीय सूत्र क्या जाएगा इसका, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है बेटा, MLT-2, ये होता है इसका बीमीय सूत्र। और मीटर मतलब L स्क्वायर बटा कूलॉम मतलब AT का स्क्वायर, कूलॉम मतलब AT का स्क्वायर, ठीक है। बीमीय सूत्र के बाद L से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीमीय सूत्र क्या आएगा, बीमीय सूत्र आ जाएगा इसका ML3T-2, तो ये आ जाएगा इसका बीमीय सूत्र, और नीचे आ जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। तो फिर इसका मान क्या आ जाएगा, ML3T-2 और T-4 हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा, और A-2 का स्क्वायर। तो ये इसका बीमीय सूत्र आ जाएगा। तो K का कभी आपको बीमीय सूत्र पूछे तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें आप निकाल सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको और आगे करते हैं अपन। यहाँ पे तो K की वैल्यू आई है, और जब अपन K का मान निकालेंगे, K का मान क्या होता है, K का मान होता है यहाँ पे K बराबर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है K का मान, क्योंकि ये नियतांक है, जब एक आवेश और दूसरा आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो इनके बीच ये निर्धारित होता है कि ये वायु में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं या फिर पानी में रखे हैं। तो ये इनके बीच की माध्यम पर निर्भर करता है K का मान। K का मान वायु में 1 होता है और निर्वात में इसका मान क्या होता है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलॉम स्क्वायर, ये होता है इसका मान। तो अपन K का मान इस समीकरण में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, F बराबर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसे ही बोलते हैं अपन कूलॉम का नियम, और ये हो जाएगा न्यूटन में। तो कूलॉम के नियम की अपन ने व्युत्पत्ति की है अभी, ठीक है।
अब देखते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दो आवेशों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करेंगे। स्टूडेंट अब देखेंगे हम इसका कारण जानेंगे कि जब एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित करता है और कभी कभी एक दूसरा आवेश एक दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित भी करता है, तो इसके बीच बल तो लगता है, लेकिन आखिरकार ये बल लग किस कारण से रहा है। जब एक आवेश स्थिर है दूसरा आवेश स्थिर है तो इन दोनों के धनात्मक ऋणात्मक होने से ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। तो ये बल किस कारण से रहे हैं, मतलब ये आकर्षित करते हैं कभी कभी प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसका कारण है बेटा विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं ही होती हैं जो क्या करती हैं, बल का अनुभव कराती है एक आवेश को दूसरे आवेश पर। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसका क्या फंडा है। इसका कारण ये है कि जब एक धनात्मक आवेश मैंने मान लिया, यहाँ पे क्या है, ये एक धनात्मक आवेश है। कौन सा आवेश, धनात्मक, और ये आवेश है ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो बेटा जब धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश के संपर्क में कुछ दूरी पर रखा रहता है तो क्या होता है, धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब जब ये बल रेखाएं निकलेंगी और इस पर समाप्त हो जाएंगी तो क्या करेगा, ऋणात्मक आवेश को ये धनात्मक आवेश अपनी ओर आकर्षित करेगा। कुछ दूरी पर रखा हुआ है, ये मान लिया मैंने r दूरी पर, तो विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से, इससे रिजल्ट ये निकलता है विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। बेटा इसकी आपको नोट्स और चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैंने एक ग्रुप बनाया, उसमें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो सभी स्टूडेंट उस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके मेन मुद्दे की चीज़ है, आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, नहीं तो रट तो अपन कोई कैसे भी लेंगे घर बैठ कर। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं विद्युत बल रेखा पर। पहली है विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। धनात्मक आवेश से निकलती है, धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। ऋणात्मक आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना, जब ये दोनों बल रेखाएं निकलेंगी, मतलब एक बल रेखा ये है, ये धनात्मक आवेश से सभी बल रेखाएं निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी। ठीक है, धनात्मक आवेश से निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश पर ये क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, एक बल रेखा दूसरी बल रेखा को कभी नहीं काटती, मतलब ये बल रेखा और ये बल रेखा ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो एक विद्युत बल रेखा दूसरी विद्युत बल रेखा को नहीं काटती। तो एक बल रेखा दूसरी बल रेखा को नहीं काटती, कभी नहीं काटती। ठीक है, कभी नहीं काटती। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये आवेश पर, ये चालक से लंबवत निकलती है और दूसरे चालक में भी लंबवत अंदर जाती है, मतलब ये चालक की सतह से लंबवत निकलती है और लंबवती समाप्त हो जाती है। चालक की सतह से लंबवत का मतलब यहाँ से 90 डिग्री पर ही निकलेंगी, सभी 90 डिग्री के कोण पर ही निकलेंगी और 90 डिग्री के कोण पर ही समाप्त हो जाएंगी। मतलब चालक की सतह से लंबवत निकलती है और समाप्त होती है, और क्या होती है, समाप्त होती है।
समाप्त होती है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। ये बल रेखा है, ये बल रेखा है चालायमान लचकदार डोरी के समान सिकुड़ती और फैलती है। मतलब यहाँ पे ये सिकुड़ रही है और यहाँ पे ये फैल रही है। तो चालक की लचकदार डोरी के समान, बिल्कुल लचकदार जो डोरी रहती है ना उसके समान ये सिकुड़ती और फैलती है। अब इन दोनों आवेशों के जहाँ पर ये बल रेखाएं सघन होंगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। विद्युत क्षेत्र जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डेफिनेशन ही यही है कि जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा सघन होंगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अति तीव्र होगा। ठीक है, और जहाँ पे कम होंगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र बहुत कम होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है इसकी प्रॉपर्टी, इसके बाद क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये 4-5 ही पॉइंट है, और अगर पॉइंट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो क्यों बल लगता है एक दूसरे आवेश पर, तो ये इसका कारण था। आज अपन ने बेटा पढ़ा है बहुत बेसिक चीजें, आखिर स्थिर विद्युत होता क्या है, आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश, इन दोनों पर लगने वाले बलों पर मैंने बात की थी। और आज तो अपने पास टाइम कम है, तो कल से अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़वाऊंगा मैं क्लास में, अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कहीं छोड़ के मत जाइएगा मुझे। कल अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही। ठीक है दोस्तों, तो लगातार पढ़ते रहिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करके मुझे आप व्हाट्सएप पर या मैं जो ग्रुप बना रहा हूँ वहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो ईमानदारी से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा, घर पे बैठ के पढ़ाई करिएगा अच्छे से। नमस्कार, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।